Hey everyone, welcome back to my channel. So this is the fourth part for the chapter number 3 of SCMP, that is Lean System and Accounting. So we have to start with the next process in the overview of GIT system that talks about the processes in which the company alters in supporting accounting system. Now क्योंकि प्रोसेस चेंज हो रहा है उसका जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं अकाउंटिंग सिस्टम पे भी आता है। ठीक है, तो इसलिए कंपनी को क्या करना पड़ता है, कंपनी को कुछ ऑल्टरेशंस मतलब कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं अपने अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर। इससे बेसिकली दो मेजर प्रॉब्लम्स जो हैं उसके सॉल्यूशंस और प्रॉब्लम्स का डिस्कशन इसमें आपको मिलेगा। तो पहले मैं टेक्स्ट रीड करती हूँ, साथ के साथ उसको समझाती जाती हूँ, देन हम लोग एक कंबाइन जो है अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पहले मैं रीड कर रही हूँ, आप लोग भी मेरे साथ साथ रीड कर सकते हो। Finally, the massive changes caused by a GIT system also require several alterations in the supporting accounting system. ये लाइन जस्ट अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। ऐसा क्यों हो रहा है? Because of the large number of daily supplier shipments, the accounting staff faces the prospect of going through a large pile of accounts payable paperwork. तो क्योंकि बहुत सारे जो है लार्ज नंबर ऑफ डेली सप्लाई शिपमेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारे सप्लायर्स शिपमेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि अगर किसी कंपनी को आज 10 प्रोडक्ट्स बनाने तो कल 20 बनाने हो, परसों 30 बनाने हो, फिर ऐसे करके जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है। तो अभी तक आप यही तो देखते आ रहे हो, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे वैसे आप रॉ मटेरियल मंगवा लो। तो उस वजह से क्या होता है, एक ही बार में हम सारी चीज़ें नहीं मंगाते हैं, तो डेली का रहता है सप्लायर के शिपमेंट्स का। तो जो अकाउंटिंग स्टाफ है उसको बड़ी दिक्कत हो जाती है इस वजह से, क्योंकि डेली डेली आ रहा है। अब वैसे क्या होता था, इकट्ठा आ गया, इकट्ठा अकाउंटिंग हो गई एंड सारी चीज़ें फिर उस अकॉर्डिंग उन्होंने रिकॉर्ड कर ली। बट अभी क्योंकि चीज़ें डेली हो रही हैं, तो उस वजह से जो अकाउंटिंग स्टाफ है ना, उसको प्रोस्पेक्ट फेस करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास में एक लार्ज फाइल इकट्ठा हो जाता है किसका, अकाउंट्स पेबल पेपर वर्क का। अकाउंट्स पेबल पेपर वर्क उनके पास में बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। सो नंबर 1 प्रॉब्लम इज दिस। इसको आप हाईलाइट कर लो, इसको मैं पिंक पेन से हाईलाइट कर रही हूँ। व्हाट इज द प्रॉब्लम नंबर 1? पता नहीं मेरी टंग क्यों इतना स्लिप कर रही है आज। इसमें आप ना यहाँ से जो है अंडरलाइन कर लो, ये प्रॉब्लम नंबर 1 है कि जो अकाउंटिंग स्टाफ है उसको फेस करना पड़ता है क्या, प्रोस्पेक्ट ऑफ गोइंग थ्रू अ लार्ज फाइल ऑफ अकाउंट्स पेबल पेपर वर्क। ठीक है, तो अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो यहाँ से। सो टू मेक द प्रॉब्लम, नहीं अभी सोल्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ, अभी इस प्रॉब्लम के बारे में और बता रहे हैं। सो टू मेक द प्रॉब्लम वर्स, देयर इज नो रिसीविंग पेपर वर्क बिकॉज द सप्लायर्स डिलीवर पार्ट्स डायरेक्टली टू द प्रोडक्ट्स ऑपरेशन, सो दैट देयर इज नो वे टू डिटरमाइन इफ डिलीवरीज हैव बीन मेड। तो ये प्रॉब्लम तो एक तो थी कि अकाउंटिंग स्टाफ डेली डेली वो आ रहा था, तो उनके पास में एक पाइल इकट्ठा होता जा रहा था अकाउंट्स पेबल का। अब दूसरी प्रॉब्लम इसके साथ में इनको ये हो गई कि क्योंकि जो मटेरियल है वो डायरेक्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास में जा रहा है, तो उस वजह से कोई रिसीविंग पेपर वर्क भी नहीं होती है, क्योंकि जो सप्लायर्स हैं वो डायरेक्ट किसके पास में पहुंचाते हैं, जहाँ प्रोडक्शन होना होता है। तो इस वजह से जो अकाउंटिंग स्टाफ है उसको ये एक्चुअली पता नहीं लग पाता कि किस पार्ट में डिलीवरी हुई है और किस पार्ट में नहीं हुई है, डिलीवरी एक्चुअली हुई भी है या नहीं हुई है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए सोल्यूशन कुछ निकला। सोल्यूशन क्या निकला? टू अवॉइड द फर्स्ट प्रॉब्लम, accountants कैन स्विच टू मेकिंग अ सिंगल कंसोलिडेटेड मंथली पेमेंट टू ईच सप्लायर। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन इन्होंने क्या निकाला, अब क्योंकि डेली डेली चीज़ें आ रही थी, डेली डेली ऐसे हो रहा था, तो उस वजह से अकाउंटिंग स्टाफ को तो बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये निकाला कि इंस्टेड आप डेली डेली उनको पेमेंट करो एंड देन एक एक एंट्री रिकॉर्ड करो, आप एक सिंगल कंसोलिडेटेड मंथली पेमेंट दे दिया करो हर सप्लायर को। तो उससे ये होगा कि जो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसके पास में पता लग जाएगी कितना मटेरियल वगैरह आपने मंगाया, उसकी अकाउंटिंग ही आपको करनी पड़ेगी। और जो पेमेंट वाली दिक्कत आ रही थी ना कि इतना पेबल रह गया है, इतना रिसीविंग हो गया है मटेरियल का, तो वो जो दिक्कत हो रही थी, वो जो रिकंसिलेशन में प्रॉब्लम हो रही थी, वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। क्यों? क्योंकि
क्योंकि आप क्या कर रहे हो, मंथली अगर किसी सप्लायर ने कंपनी को 1000 यूनिट्स दिए हैं किसी भी चीज के, तो मंथ एंड में जो कंपनी है वो सप्लायर को उस चीज का पेमेंट कर देगी। वरना क्या हो रहा था, आज 10 है तो पहले 10 का पेमेंट, फिर कल 20 है तो 20 का पेमेंट, उस वजह से बहुत दिक्कतें हो रही थी। तो इन लोगों ने क्या करा, इन्होंने कहा कि ऐसे डेली डेली पेमेंट नहीं करेंगे हम सप्लायर को, हम क्या करेंगे, कंसोलिडेटेड एंट्री कर देंगे। तो इससे अकाउंटिंग स्टाफ के लिए भी इजी रहेगा, जो रिसीव कर रहा है उसके लिए भी इजी रहेगा, जो पे कर रहा है उसके लिए भी इजी रहेगा। ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम तो थी वो ये सॉल्व हो गई कि जो कंपनी है उसको ऑल्टरेशन में अपने ये लाना पड़ा, अकाउंटिंग सिस्टम में ये ऑल्टरेशन लाना पड़ा कि आप जब जब डिलीवरी हो उसकी जगह क्या करो, मंथ एंड में एक कंसोलिडेटेड पेमेंट कर दो। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी प्रॉब्लम क्या हुई, दूसरी प्रॉब्लम है, रुको मैं फिर से इसको पिंक से हाईलाइट करती हूँ। द सेकेंड प्रॉब्लम रिक्वायर्स अ मोर एडवांस्ड सोल्यूशन। जो सेकेंड प्रॉब्लम है वो थोड़ी और ज़्यादा बड़ी है, तो उसके लिए आपको जो है वो और जो है उसका सोल्यूशन चाहिए। तो सेकेंड प्रॉब्लम आपकी क्या थी, सेकेंड प्रॉब्लम आपकी ये थी कि कोई भी वे नहीं था ये डिटरमाइन करने के लिए कि क्या डिलीवरीज हुई भी है या नहीं हुई है। ठीक है, सो दिस वॉज योर प्रॉब्लम नंबर 1 एंड दिस इज योर प्रॉब्लम नंबर 2। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम नंबर 2 है, तो इसका सोल्यूशन क्या आया, इसके सोल्यूशन के लिए इन्होंने एक और एडवांस्ड सोल्यूशन निकाला। तो ये प्रूव करने के लिए कि जो सप्लायर है उसने डिलीवर करे हैं पार्ट क्वांटिटीज विच इट क्लेम्स इट हैज, जो अकाउंटिंग सिस्टम है दैट कैन डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स created during the period and then multiply these quantities by the parts listed on the bill of materials for each product, obtaining a total quantity for each part used। अब देखो, फर्स्ट प्रॉब्लम तो इन्होंने ये दी थी कि फर्स्ट प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा पाइल जो थी वो इकट्ठी होती जा रही थी, कितना हमें उन्हें देना है, सप्लायर को कितना रॉ मटेरियल का पेमेंट देना है, ये अकाउंटिंग स्टाफ को बहुत दिक्कत होती जा रही थी। सेकेंड प्रॉब्लम ये हुई कि क्योंकि यहाँ कोई रिसीविंग पेपर वर्क नहीं था, तो ये चीज डिटरमाइन करना मुश्किल हो रही थी कि जो सप्लायर्स कह रहे हैं कि हमने इतना रॉ मटेरियल दिया है, क्या इन्होंने सच में इतना रॉ मटेरियल दिया है। तो इसके लिए ना एक एडवांस्ड सोल्यूशन लेकर आए सेकेंड प्रॉब्लम के लिए, जिसको हम प्यार से बुलाते हैं बैक फ्लश अकाउंटिंग। लेकिन जो टेक्स्ट में लिखा है उसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो ये यहाँ से मैं बताती हूँ, टू प्रूव कि जो सप्लायर है उसने डिलीवर करे हैं पार्ट ऑफ द क्वांटिटी जो वो कहता है कि उसने करे हैं, मतलब आज मेरे से कंपनी ने 10 यूनिट मंगाए थे तो मैंने 10 यूनिट का इन्हें मटेरियल लाके दिया है, कल इन्होंने मेरे से 20 यूनिट मंगाए थे तो मैंने कल की कल इन्हें 20 यूनिट पहुंचाए हैं। ये चीज सप्लायर कह तो रहा है, लेकिन ये चीज हम माने कैसे, कैसे प्रूफ इसका करें। तो इसके लिए इन्होंने ये बोला कि जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो आप इस तरह से जो है वो बना सकते हो कि जो अमाउंट रहेगा ना ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स क्रिएटेड ड्यूरिंग द पीरियड, तो उसको आप क्या करो, आप मल्टीप्लाई कर दो दीज क्वांटिटीज बाय द पार्ट्स लिस्टेड ऑन द बिल ऑफ मटेरियल्स फॉर ईच प्रोडक्ट। आप ये देख लो कि कितना बिल ये सप्लायर दे रहा है रॉ मटेरियल को और कितने फिनिश प्रोडक्ट्स जो है वो बने हैं। ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, तो इसको हम न्यूमेरिकल में डेफिनेटली डिस्कस कर सकते हैं, बट अभी क्योंकि मैं थियोरेटिकल एस्पेक्ट बता रही हूँ तो इसलिए मैं इस पे इतना ज़्यादा आपको सॉल्व करके नहीं दिखा पाऊंगी, क्योंकि मेरे पे यहाँ पे प्रॉपर सेटअप अभी मैंने नहीं लगा रखा है, इसलिए मैं आपको थ्योरी ही पढ़ा पा रही हूँ। ठीक है, तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, इसके न्यूमेरिकल्स को लिंक तो मैं आपको टेलीग्राम पे दे ही दूंगी, लेकिन फिलहाल के लिए टॉपिक को समझो। तो इसमें इन लोग का जो क्रक्स है वो क्या है, क्रक्स जो है इस बात का ये है कि कितना मटेरियल आया है, रॉ मटेरियल आया है और कितने फिनिश प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हुए हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली आप टोटल क्वांटिटी देख लो कि इतने फिनिश प्रोडक्ट्स यूज हुए हैं, इस प्रोडक्ट पे इतना रॉ मटेरियल लग रहा है, तो क्या सच में इतने फिनिश प्रोडक्ट्स यूज हुए हैं। ठीक है, उस तरह से आप एस्टिमेट कर लो, एंड अगर आपको लग रहा है कि हाँ फिनिश प्रोडक्ट्स इतने बने हैं तो मतलब सप्लायर जो है वो ठीक कह रहा है। ठीक है, सो द अकाउंटेंट्स देन पे सप्लायर्स बेस्ड ऑन देयर थ्योरेटिकल प्रोडक्शन क्वांटिटी व्हिच इज आल्सो एडजस्टेड फॉर स्क्रैप ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। अब इसमें स्क्रैप जो है उसको भी हम एडजस्ट करेंगे। ठीक है, अभी बैक फ्लश अकाउंटिंग जब हम करेंगे ना तो इसका मैं आपको लिख कर दिखा दूंगी एक प्रॉपर फॉर्मूला, उससे आपको इजी रहेगा इस समझने में। ठीक है, फिलहाल के लिए इस मोमेंट को पॉज कर दो, इस फॉर्मूला को पॉज कर दो मतलब, एंड आप जो कहना चाह रही हूँ मैं, जो क्रक्स मतलब है इस बात का उसको समझो। ठीक है, तो अकाउंटेंट्स फिर क्या करेंगे, उन्हें पता लग जाएगा कि इतनी जो है वो क्वांटिटी है और इसमें हमने स्क्रैप को भी एडजस्ट करा है। ठीक है, विच इज ऑल्सो एडजस्टेड फॉर स्क्रैप ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, अदरवाइज सप्लायर अनफेयरली विल नॉट बी पेड फॉर देयर पार्ट्स दैट आर स्क्रैप ड्यूरिंग द कंपनीज प्रोडक्शन प्रोसेस। अब रॉ मटेरियल है,
जैसे आपने कोई भी रॉ मटेरियल मंगाया, सपोज आप कुछ भी चीज प्रोड्यूस कर रहे हो, सपोज आप मिल्क का कोई आइटम बना रहे हो, अब मिल्क वाले ने आपको, जो मिल्क का सप्लायर है, उसने उतना मिल्क लाके दे दिया। अब अगर आप ये बोलोगे कि जैसे सपोज 1 लीटर ऑफ मिल्क में कुछ भी क्वांटिटी ऑफ बर्फी और एनी आइटम दैट इज रिलेटेड टू मिल्क विच द कंपनी वांटेड टू प्रोड्यूस, वो उनको बनाना था। ठीक है। अब वैसे तो कंपनी का वो रेशियो यूजुअली चलता था, बट एक बार क्या हुआ, एक बार कंपनी में वो दूध जब आ गया था, वो मिल्क जब आ गया था, तो वो मिल्क खराब हो गया। ठीक है। अब वो मिल्क खराब हो गया तो वो सप्लायर की तो गलती है नहीं। हाँ, उसने गलत अगर मिल्क दिया होता तो वो बात अलग थी, उसने सही मिल्क दिया, बट कंपनी के स्टोरेज प्रोसेस में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से वो मिल्क खराब हो गया। तो क्या उस रॉ मटेरियल के सप्लायर की उसमें गलती होगी? नहीं ना। उसको तो उस पूरा उसका रॉ मटेरियल का पेमेंट मिलना चाहिए ना। इसलिए यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि स्क्रैप को भी आप एडजस्ट करो कि कितना रॉ मटेरियल खराब हो रहा है प्रोडक्शन के प्रोसेस में। तो अकाउंटेंट्स को जो है स्क्रैप वैल्यू एडजस्ट करना होगा। तो उन्होंने ये दिया है कि अगर स्क्रैप वैल्यू एडजस्ट नहीं होंगे तो ये अनफेयर रहेगा सप्लायर्स के साथ में। ठीक है। फॉर देयर पार्ट्स दैट आर स्क्रैप ड्यूरिंग द कंपनीज प्रोडक्शन प्रोसेस। So this approach also means that there is no need for suppliers to send invoices since the company relies solely on its internal production records to complete payments. इस बात का एक और क्रक्स ये निकला कि क्योंकि कंपनी तो सप्लायर के इनवॉइस को मान ही नहीं रही है, कंपनी किसको मान रही है? वो कंपनी उस बात को मान रही है कि हमारा कितना फिनिश प्रोडक्ट बना है, मतलब इंटरनल प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स को मान रही है, उसी हिसाब से वो सप्लायर को पेमेंट कर रही है। तो यहाँ पे इन्होंने ये बोल दिया कि जो सप्लायर इनवॉइस भेज रहे थे ना, रॉ मटेरियल का ये बिल है, ये इनवॉइस है, इतना पेमेंट उन्हें करना है, वो इररेलेवेंट हो गया। इस अप्रोच की वजह से इनवॉइस की नीड ही नहीं रहेगा। ठीक है। तो ये चीज है इसमें। So clearly the changes imposed by a JIT system are profound and can greatly improve company operations when installed and operated correctly. They can also have a profound impact on production cost. तो उन्होंने ये बोला है कि मतलब इम्प्रूव कर सकता है कंपनी के प्रोडक्शन को अगर ठीक से लगाया जाए, और इसका बहुत अच्छा इफेक्ट भी आएगा प्रोडक्ट की कॉस्ट पे। तो अब यहाँ पे आपका अनदर क्वेश्चन निकल के आता है दैट व्हाट आर द एम्स, व्हाट इज द एम ऑफ जेआईटी सिस्टम। तो जेआईटी सिस्टम जो है वो कुछ बातों पे एम करता है, उसका एम जो है वो ये है। ठीक है। तो उसका एम क्या है कि कस्टमर की जो डिमांड है वो टाइमली मैनर में फुलफिल कर दे, उनको हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स दे, और हम जो है प्रोवाइड करें प्रोडक्ट्स को एट अ लोएस्ट पॉसिबल टोटल कॉस्ट। तो कस्टमर को बेसिकली हम फेवर कर रहे हैं, उनको अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, कम प्राइस पे दे रहे हैं और टाइमली दे रहे हैं। ठीक है। तो जेआईटी सिस्टम का पूरा जो एम है दैट इज प्योरली कस्टमर ओरिएंटेड। ठीक है। तो ये आंसर अगर आपको छोटा सा आ जाए ना किसी न्यूमेरिकल के साथ में, तो आप इस बात को अपने माइंड में लिख लो। मतलब माइंड में कैसे लिखोगे, बुक में लिख लो या नोटबुक में लिख लो दैट जो भी कस्टमर ओरिएंटेड, आप खुद सोचो ना, कस्टमर के लिए क्या क्या चीज़ है सबसे ज़्यादा। आप भी कुछ प्रोडक्ट लेने जाते हो तो क्या क्या माइंड में आप कंसीडर करते हो? उसकी क्वालिटी अच्छी हो, कॉस्ट ठीक हो और टाइमली मुझे मिल जाए। तो कस्टमर ओरिएंटेड जो है वो जेआईटी की अप्रोच रहती है, जेआईटी का एम रहता है। अच्छा, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ जेआईटी? प्रिंसिपल्स हैं आपकी PWC फ्लेक्सिबल। और व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेआईटी? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं जेआईटी की? तो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं C2Z2P। C2Z2P में क्या था? C2 मतलब 2 बार C, तो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन एंड कंटिन्यूअस फाइंडिंग वेज टू रिड्यूस द प्रोडक्शन, टू रिड्यूस द प्रोसेस टाइम। देन Z2 में क्या था? जीरो इन्वेंट्री एंड जीरो वेटिंग टाइम। और P से क्या था? फुल प्रोसेसिंग। सिमिलरली प्रिंसिपल्स में क्या था जेआईटी सिस्टम के? PWCF। तो P का मतलब क्या था? W से तो वेटिंग टाइम था, F से फ्लेक्सिबिलिटी था। ठीक है। C से आपका क्या था? C से आपका था कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और P से था परफेक्ट फर्स्ट हैंड क्वालिटी। ठीक है। तो ये कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं जो हो सकते हैं न्यूमेरिकल के साथ में आ जाए, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और एम में 3 पॉइंट्स है। ठीक है। नाउ फीचर्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जेआईटी प्रोडक्शन सिस्टम के। तो क्या क्या फीचर्स हैं? तो फीचर्स इनके ये हैं कि जो ऑर्गेनाइज करें वो प्रोडक्शन इन मैन्युफैक्चरिंग सेल्स, अ ग्रुपिंग ऑफ ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट यूज टू मेक एट अ गिवन प्रोडक्ट, मटीरियल्स मूव फ्रॉम वन मशीन टू अनदर वेयर वेरियस ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इन सीक्वेंस, मटीरियल हैंडलिंग कॉस्ट आर रिड्यूस्ड। तो इसके ना कुछ फीचर्स हैं। वेट मैं इसका एक निमोनिक आपको बताती हूँ, एक सेकेंड दो मुझे।
देखो ये वाले जो पॉइंट्स है ना, ये अभी तक आपने जो जो पॉइंट्स पढ़े हैं, अभी मैंने आपको प्रिंसिपल्स पढ़ाए, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाई, फिर हम लोगों ने जेआईटी सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था कि मतलब उसमें क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, तो उसी से ही काफ़ी हद तक ही आपने जो है वो निकले हुए हैं। ठीक है। जो मैंने इससे पहले आपको प्रिंसिपल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी, वो एक्चुअली दे वर नॉट ओनली ऑफ जेआईटी, दे वर ऑफ लीन सिस्टम। तो लीन सिस्टम की हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स और जो प्रिंसिपल्स थे वो डिस्कस किए थे, C2Z2F और PWCF। ठीक है। और ये जो मैंने एम्स बताई थी, ये जेआईटी की बताई थी, तो अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आई होप वो क्लियर अभी तक हो गया होगा। और ये जो फीचर्स की बात हो रही है ना, ये फीचर्स जो हैं ये उन्हीं चीज़ों में से निकले हैं जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है। जैसे जो प्रोसेसेस वाला पार्ट था, ठीक है, तो प्रोसेसेस वाले पार्ट में हम लोगों ने सबसे पहला प्रोसेस किसके बारे में डिस्कस किया था? वी डिस्कस्ड अबाउट द रिडक्शन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब रॉ मटेरियल का जो क्वांटिटी है उसको कम कर दो और जो क्वालिटी है उसको बढ़ा दो। तो उसके लिए मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई थी? उसके लिए एग्जैक्ट डेट, टाइम और डिलीवरी डायरेक्टली प्रोडक्शन वाली फ्लोर पे भेजो, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो ये देखो उसी से ही निकला हुआ है ये। हाई क्वालिटी मटेरियल्स टाइमली मैनर पे और रिड्यूस द मटेरियल रिसीट टाइम। तो ये वाला पॉइंट तो आपका उससे हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था WIP वाला जो था। तो WIP वाले में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें निकाली थी? शॉर्टन सेटअप टाइम और कोऑर्डिनेशन इन मशीन्स और कैनमैन सिस्टम और वर्किंग सेल्स वाले कंसेप्ट, ये सब हम लोगों ने किया था। तो ये देखो आपके मैन्युफैक्चरिंग सेल्स हो गया। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेल्स, वन मशीन टू अनदर, मटेरियल हैंडलिंग, मटेरियल्स मूव फ्रॉम वन मशीन टू अनदर वेयर वेरियस ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इन सीक्वेंस, एंड इस वजह से क्या होता है? मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाती है। तो मतलब हम प्रोडक्शन को मैन्युफैक्चरिंग सेल्स में ऑर्गेनाइज करते हैं, इस ग्रुपिंग से जो है मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है। तो ये वाला पॉइंट ये उससे हो गया। फिर उसके बाद में रिडक्शन सेटअप टाइम, तो इससे कंपनी जो है वो रिस्पॉन्ड कर पाती कस्टमर की डिमांड को फास्टर। तो ये वाला पॉइंट भी आपका उससे हो गया। ठीक है। और उसके बाद में आप लोगों ने वो भी पढ़ा था ना कि ट्रेनिंग हम देते हैं, जो आपके वर्कर्स होते हैं उनको हम ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि मोनोटनी उन लोगों के काम में पहले थी, पर जब से जेआईटी आया है तब से वो लोग एक्टिव हो गए हैं, हमने उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, तो मल्टी स्किल्ड हो जाते हैं लेबर और उनका आइडल टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाता है। ये वाला फीचर उससे निकल आया। ठीक है। और इसके बाद में आप लोगों ने ये भी बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिंकेज करते हैं प्रोडक्शन लाइन को, हम कम से कम इन्वेंट्री रखते हैं हर स्टेज पे, और उस वजह से क्या होता है? तो वो कैनबैन वाला कार्ड था ना कि नोटिफिकेशन मिल जाती है। तो नोटिफिकेशन की वजह से क्या होता है? नोटिफिकेशन की वजह से एक तो कोई इन्वेंट्री वगैरह इकट्ठी नहीं होती है, प्लस कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट पे ये एम करता है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट में एम करता है, तो उससे डिफेक्ट्स जो हैं जितनी जल्दी होते हैं, छोटी छोटी क्वांटिटीज में मैन्युफैक्चर करते हैं, उस वजह से ये होता है कि जितनी जल्दी पॉसिबल होता है उतनी जल्दी डिफेक्ट्स निकल आते हैं। तो ये 4-5 पॉइंट जो है उसी से ही बने जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है। लेकिन मैंने क्या करा है ना, मैंने कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मैंने आई गेस अतुल सर के नोट से कॉपी करे थे, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। तो वो पॉइंट्स कौन से थे, तो वो मैं अभी आपको ना लिख कर बता देती हूँ। आप या तो एक काम करना, स्क्रीनशॉट ले लेना उसका, या फिर आप नोट डाउन कर लेना। तो मैं अभी वो लिख देती हूँ यहाँ पे। तो जो ये वाला टॉपिक है ना, ये अलग अलग क्वेश्चंस में आ सकता है। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन कैन बी दैट व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ जेआईटी सिस्टम। एक और क्वेश्चन बन सकता है दैट व्हाई इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जेआईटी इज अ मेजर सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड सक्सेस टू द कंपनी। तो वैसे करके भी आपसे पूछ सकते हैं कि क्यों हम जो है इम्प्लीमेंट करें जेआईटी को, क्यों वो एक मेजर सोर्स है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज समझ रहे हो ना, कि कॉम्पिटिटर से बेटर कैसे हो सकती है कंपनी अगर वो जेआईटी को यूज़ करे। तो उसमें भी यू कैन राइट द फीचर्स। तो इसके लिए जो अतुल अग्रवाल सर हैं, उन्होंने उनके नोट से मैंने ये लिखा है। तो इसका आप निमोनिक बना सकते हो, चाहे तो आपको ये पाँचों पॉइंट्स याद हो तो आप ये पाँचों कर लो, अदरवाइज इस निमोनिक को यूज़ करके ना आप ये वाले कर लो तो भी बेटर रहेगा। तो जो निमोनिक है वो है OMR, एंड OMR में M और R 3 टाइम्स है, सो OMQ RQ। ठीक है। तो O का मतलब हुआ अपॉर्चुनिटी,
सो अपॉर्चुनिटी टू कस्टमाइज प्रोडक्ट्स एज पर द कस्टमर डिमांड, मतलब कि जैसे हमने कार वाले एग्जाम्पल लिया था, पुल सिस्टम था, तो कार वाली एग्जाम्पल में क्या था कि जैसे अगर जो कस्टमर है उसको ब्लैक कलर की कार चाहिए तो हम ब्लैक कलर की कार उसको बनवा करके देंगे, क्योंकि उसमें हम लोगों पे रेडीमेड नहीं थे, पुल सिस्टम लगा रहे थे, तो कस्टमर ने हम लोगों को डिज़ाइन एंड जो भी उसको फीचर्स चाहिए थे वो सब उसने पसंद करके दिए थे एंड उस अकॉर्डिंग ही प्रोडक्शन हुआ था। इसी तरह से डोसे का एग्जाम्पल मैंने दिया था। हो सकता है कि पर्सन ए और पर्सन बी दो लोग जा रहे हैं, तो ए वाले को कुछ और स्टफिंग लेना हो, बी वाले को कुछ और स्टफिंग लेना हो, तो दोनों के अकॉर्डिंग जो है वो कस्टमाइज हो सकता है। वो कस्टमाइज तभी तो होगा ना व्हेन वी विल आस्क द कस्टमर, या फिर जब हम लिमिटेड प्रोडक्शन करेंगे। अगर हम बल्क में प्रोडक्शन कर रहे होंगे सो इट विल नॉट बी पॉसिबल टू कस्टमाइज, राइट। तो जेआईटी को यूज करके कंपनी भी बेनिफिशियल रहती है एंड कस्टमर की भी जो डिमांड है उसको हम कस्टमाइज कर पाते हैं एज पर हिज और हर डिमांड, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज मटेरियल हैंडलिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट रिड्यूस्ड। अब क्योंकि आपको पता है कि आप रॉ मटेरियल भी उतना ही मंगवा रहे हो जितना आपको चाहिए प्रोडक्शन के लिए, सिमिलरली आप उतना ही मतलब कोई आप इन्वेंट्री नहीं रख रहे हो एंड जितना आपको फिनिश प्रोडक्ट्स बेच देना है उतना ही आप प्रोड्यूस कर रहे हो, तो इन्वेंट्री वगैरह का कुछ होता ही नहीं है, तो वहाँ पे मटेरियल हैंडलिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट भी अपने आप ही कम हो जाती है, क्योंकि कुछ इतना है ही नहीं, वो डायरेक्ट प्रोडक्शन फ्लोर पे जाता है, वहां से प्रोड्यूस होता है एंड फिनिश प्रोडक्ट बिक जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में थर्ड फीचर इसका है मिनिमाइजिंग डिफेक्ट्स, रीवर्क, स्क्रैप, वेस्टेजेस। अब क्योंकि हम जो है छोटे छोटे लॉट्स में प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हमें जल्दी जो है गलती का पता लग जाता है अगर कोई है, तो उससे डिफेक्ट्स जो है वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाते हैं, स्क्रैप भी बहुत हद सॉरी स्क्रैप और वेस्टेजेस भी बहुत हद तक रिड्यूस होते हैं, क्योंकि अगेन हम छोटी छोटी क्वांटिटीज में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एम क्यूब, तो पहला एम आपका हो गया मटेरियल हैंडलिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट रिड्यूस्ड, दूसरा एम हो गया आपका मिनिमाइजिंग ना, तीसरा एम इज फॉर मल्टी स्किल्ड लेबर। तो मल्टी स्किल्ड लेबर में अगेन वही वाला पॉइंट है जो मैंने यहाँ भी आपको एक्सप्लेन किया था कि एक तो वो था जो मतलब वो मशीन के ऑपरेटर बन रहे हैं, उसी तरह से उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो रहे हैं, वो एक ही तरीके का काम नहीं कर रहे हैं, तो मोनोटनी भी वहां नहीं हो रही है। सो जो आपकी लेबर है उसके पास में बहुत सारी स्किल्स आ जाती हैं, ठीक है। अदर देन डूइंग द सेम टाइप ऑफ वर्क दे बिकम मल्टी स्किल्ड। देन नेक्स्ट पॉइंट इज रिड्यूस लीड टाइम इन रिसीविंग रॉ मटेरियल। लीड टाइम जो है वो कम हो जाता है एंड रॉ मटेरियल भी आपका जल्दी आ जाता है जीआईटी को यूज करके, क्योंकि आप उसी सप्लायर को चूज करते हो जो आपको एग्जैक्ट डेट और एग्जैक्ट टाइम पे दे दे एंड वो डायरेक्ट प्रोडक्शन फ्लोर पे ही जा रहा होता है। देन सेटअप टाइम भी रिड्यूस हो जाता है, तो उसमें वो वीडियो टेप वाला है पूरा, ठीक है। एंड रिड्यूस नंबर ऑफ सप्लायर्स एंड मूव टूवर्ड्स सिंगल सोर्सिंग। हम उसी सप्लायर को चूज करते हैं जो हमको टाइमली जो है वो रॉ मटेरियल वगैरह दे पाए, तो हम एक ही सोर्स पे शिफ्ट हो जाते हैं जीआईटी से एंड हम बहुत सारे सप्लायर से फिर बंद कर देते हैं, क्योंकि अगर एक ही सप्लायर हमारी सारी डिमांड्स को फुलफिल कर रहे हैं देन ऑब्वियसली वी विल चूज दैट पर्टिकुलर सप्लायर ओनली, ठीक है। तो ये तीन पॉइंट आपके हो गए आर से, रिड्यूस, रिड्यूस्ड एंड रिड्यूस्ड। सो रिड्यूस लीड टाइम, रिड्यूस्ड सेटअप टाइम एंड रिड्यूस नंबर ऑफ सप्लायर्स, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो उसको लर्न कर सकते हो। देन एसेंशियल प्री रिक्विजिट्स ऑफ अ जेआईटी सिस्टम, अगेन ये वाला जो पॉइंट है आप ऊपर के पॉइंट से देख सकते हो। हाँ, टीक्यूएम वाला जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे आगे के जो पार्ट्स आएंगे उसमें। देन लो वेराइटी ऑफ गुड्स, तो प्री रिक्विजिट्स ये है कि आप कह सकते हो प्री कंडीशंस, मतलब जेआईटी सिस्टम किन किन कंपनीज के लिए ज्यादा सूटेबल है, तो जहाँ पे वैरायटी कुछ की कम हो, क्योंकि जितनी कम वैरायटी होगी उतना ज़्यादा सही रहेगा, अगर ज़्यादा वैरायटी होगी तो अगेन आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो मंगवानी पड़ेंगी। उसी तरह से वेंडर रिलायबिलिटी, लो वैरायटी वाला तो समझ गए ना, लाइक सपोज इसको मैं एक डेली लाइफ से कनेक्ट करके देती हूँ, कोई चाट का स्टॉल है, अगर इफ यू आर गोइंग टू ओनली ईट डोसा, तो उसको सिर्फ डोसे वाला जो है वो रॉ मटेरियल लेकर आना पड़ेगा ना। अगर उसने डोसे के साथ में स्नैक्स का काउंटर भी लगा रखा है, चाट का काउंटर भी लगा रखा है, तो उसको बहुत सारा रॉ मटेरियल जो है वो लेकर आना पड़ेगा। सो देयरफॉर जेआईटी सिस्टम वहां ज्यादा सूटेबल रहेगा जहाँ कम वेराइटी ऑफ गुड्स हमको प्रोडक्शन करनी हो, सो दैट हम लोग लिमिटेड नंबर ऑफ मटेरियल जो है वो मंगवा पाए। देन वेंडर रिलायबिलिटी, नाउ वेंडर शुड बी रिलायबल, ऐसा ना हो कि वो धोखा दे दे, मतलब आपको प्रोडक्शन आज करना है वो पहुंचा ही नहीं रहा है, तो रिलायबल वेंडर होना चाहिए और उसको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ही सप्लाईज करते रहना चाहिए। देन गुड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन दोनों ही तरफ से अच्छा होना चाहिए, सप्लायर और कंपनी के बीच में भी एंड कंपनी और जो मार्केट की डिमांड है उसकी फोरकास्टिंग में भी जो है कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए, सो दैट हर चीज जो है वो प्रॉपर तरह से चले। देन टीक्यूएम हम लोग आगे डिस्कस करेंगे।
डिफेक्ट फ्री मटेरियल्स अगेन वही कि छोटे छोटे लॉट्स में प्रोडक्शन होता है, जल्दी चीजें डिटेक्ट हो जाती हैं, तो उससे जो है जो मटेरियल होता है वो डिफेक्ट फ्री रहता है। ऑल्सो वी फोकस ऑन द क्वालिटी, इंजीनियरिंग स्टाफ वाला एक पॉइंट मैंने बताया था ना, तो उस वजह से जो है वो मटेरियल भी डिफेक्ट फ्री रहता है। देन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, जो जीआईटी सिस्टम है वो ये मेक श्योर करता है कि आप पहले से ही जो है वो मेंटेन करके रखो अपनी चीजें, ठीक है। तो ये कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। देन इम्पैक्ट क्या रहता है जीआईटी सिस्टम का ऑन प्रोडक्ट प्राइसेस, ओवरहेड कॉस्ट एंड वेस्ट कॉस्ट। तो ये जो है ये एक सेपरेट क्वेश्चन की तरह भी आ सकता है अलग अलग चीजों पे। इसके लिए मैं देख लेती हूँ कुछ अगर मैंने अपने नोट्स में बना रखा हो तो ये इम्पैक्ट भी बहुत ही जनरल सा ही है। जैसे जेआईटी का वेस्ट की कॉस्ट पे क्या इम्पैक्ट रहेगा, ओवरहेड की कॉस्ट पे क्या इम्पैक्ट रहेगा और प्रोडक्ट की प्राइसेस पे क्या इम्पैक्ट रहेगा। तो वेस्ट कॉस्ट की अगर हम बात करें तो जो जेआईटी है वो जैसे कि आपको पता है कि सारी की सारी वेस्ट को हटाना, मतलब इसका ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि आप एलिमिनेट कर दो और एलिमिनेट नहीं हो रहा तो मिनिमाइज कर दो, ठीक है। अभी जो वेस्ट है ये हो सकते हैं आपके वेस्ट ऑफ असेट्स या फिर एक्सेसिव इन्वेंट्री, यही तो आपके वेस्ट होते हैं कि या तो आपका जो एसेट आपने लगा रखा है मशीन में वो यूज नहीं हो रहा, अनयूज रह जा रहा है, या फिर आपने हद से ज्यादा इन्वेंट्री अपने पास रख रखी है। अब वो इन्वेंट्री रॉ मटेरियल की भी हो सकती है और फिनिश प्रोडक्ट्स की भी हो सकती है, राइट। सो जो जेआईटी जब आप लगाते हो तो यही वाली कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाती है। सो इट कैन ऑल्सो बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। इन द केस ऑफ असेट्स इट में इंक्लूड, और वेस्ट ऑफ टाइम भी एक वेस्ट होता है, ठीक है। अब अगर हम असेट्स की बात करें तो असेट्स में जो वेस्ट होता है वो होता है अनयूज्ड असेट्स फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल डब्ल्यूआईपी इन्वेंट्री हेल्ड इन प्रोडक्शन क्यू, मतलब कोई अनयूज्ड असेट बहुत लॉन्ग टाइम तक अनयूज्ड ही रह रहा है, सो दैट इज अ वेस्ट ओनली। It can also be a waste of material such as unnecessarily levels of obsolete inventory, defective products, reworks and the like. अब जो आपके डिफेक्ट्स हैं या फिर आपका जो इन्वेंट्री रखे रखे पुराना हो गया है या फिर उसमें आपको दोबारा काम करने, सो ये भी एक तरीके की वेस्ट ही है। तो जैसे कि अभी तक आप देखते आ ही रहे हो, अगर हम प्रॉपरली इंस्टॉल करें, व्हेन फुल्ली इंस्टॉल्ड, a JIT system vastly reduces all these types of waste. ये बहुत हद तक ये वाली वेस्ट को रिड्यूस कर देता है। So when this happens, there is a sharp drop in several aspects of product cost. तो जब ऐसा होता है तो जो मतलब प्रोडक्शन कर रहा है तो वो जो है अल्टीमेटली रिकवर तो सारी की सारी कॉस्ट कस्टमर से ही करता है ना। तो जब उसका वेस्ट कम हो रहा है तो उसकी प्रोडक्शन की कॉस्ट भी कम हो रही है, राइट। तो इससे क्या होता है ना, जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है इसमें भी बहुत भारी गिराव आता है, क्योंकि वेस्ट जो अननेसेसरली एलिमेंट्स उसमें लग रहे थे जिसकी वजह से कॉस्ट इंक्रीज हो रही थी वो काफी हद तक क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ओके। तो यहाँ पर आप चाहो तो हाईलाइट कर सकते हो। यहाँ पर हम लोगों को जो कंसीडर करना है दैट वी हैव टू कंसीडर दीज पॉइंट्स। ये आपका अनयूज वेस्ट एंड इन्वेंट्री वाला, ठीक है। तो इसी के ही बेसिस पे अगर क्वेश्चन आता है वेस्ट कॉस्ट से रिलेटेड तो इन दोनों को लेकर के आप लिख सकते हो। अगर हम बात करें ओवरहेड कॉस्ट की, तो ओवरहेड का मतलब क्या हुआ, ओवरहेड यहाँ पर जो हुआ दैट इज रिलेटेड टू द मटेरियल हैंडलिंग फैसिलिटीज एंड क्वालिटी इंस्पेक्शन। तो आपको जैसा कि आपने पढ़ा है कि जो आपका लीन सिस्टम है उसका ऑब्जेक्टिव भी जीरो इन्वेंट्री है। सिमिलरली जेआईटी भी एक टाइप का लीन की टेक्निक ही है, तो इसका भी ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि हमें कोई इन्वेंट्री नहीं रखना। अब इन्वेंट्री जो मेंटेन कर रहा है तो उसको मटेरियल हैंडलिंग, मटेरियल फैसिलिटीज, फिर क्वालिटी इंस्पेक्शन, ये बहुत सारी कॉस्ट, अदर कॉस्ट उसको बियर करनी पड़ती है। सिमिलरली जरूरी तो नहीं है कि आप लॉक लगा कर ही रख दो, हो सकता है कुछ कुछ जगह आपको गार्ड वगैरह रखने पड़े। गार्ड नहीं भी रख रहे हो तब भी स्टाफ की रिक्वायरमेंट तो होगी ही ना, अगर आप स्टोरेज कर रहे हो या कुछ भी ऐसा कर रहे हो, right? So, in addition, reduction of all types of inventory results in a massive reduction in the amount of space required for the warehouse facility. पहली चीज जो आपकी रिड्यूस होती है दैट इज द स्पेस रिक्वायरमेंट। जो सामान जो रखा हुआ था, इन्वेंट्री रखी हुई थी, तो जितनी जगह घेर रखी थी उसने वो सारी खाली हो जाएगी। तो एक तो आपकी बहुत सारी जो स्पेस है उसमें रिडक्शन आ जाएगा। ऑल्सो क्योंकि जो वेयर हाउस से रिलेटेड होती है, बेसिकली अगर आप इन्वेंट्री को स्टोर करें तो किसी वेयर हाउस, किसी गोडाउन में ही तो करोगे ना। तो इससे क्या होता है ना, एक ओवरऑल ओवरहेड कॉस्ट पूल जो तैयार हो जाता है उसमें काफी हद तक जो है वो रिलैक्स होता है। सो द अमाउंट ऑफ ओवरहेड इज रिड्यूस्ड when the cost of staff, equipment, fixed assets, facilities and rent associated with the warehouse are sharply cut off.
जो आपको रेंट देना पड़ रहा था वो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। फिर जो स्टाफ था वो फ्री में तो काम करेगा नहीं, उसको सैलरी वगैरह भी दोगे, है ना? तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपकी काफ़ी हद तक जो है वो रिड्यूस हो जाएंगी। ठीक है? तो इससे आपका क्या होगा, एक तरह से ओवरहेड कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगा। तो ओवरहेड कॉस्ट का जब भी आए तो ओवरहेड के बारे में लिख देना। वेस्ट में आप एक ब्रॉड सिनेरियो लेकर लिख सकते हो। अभी हम इसके क्वेश्चंस अगर देख लेंगे ना पास्ट एग्जाम वाले, तो थोड़ा सा और डिटेल में क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आते हैं। अच्छा, इम्पैक्ट अगर हम देखिए प्रोडक्ट की प्राइसेस पे, तो प्रोडक्ट की प्राइसेस पे जेआईटी का क्या इम्पैक्ट रहता है? जेआईटी ना कि सिर्फ रिडक्शन के बारे में बात करता है बल्कि क्वालिटी को भी कंसीडर करता है। अब आप अगर क्वालिटी चाह रहे हो तो ऑल्दो यू विल ट्राई कि लोएस्ट पॉसिबल प्राइस में प्रोडक्ट देके, सो दैट मतलब कोई भी कस्टमर होगा, कस्टमर ओरिएंटेड होकर अगर आप बेच रहे हो तो आप ये देखोगे कि जितना कम प्राइस हम चार्ज कर सकते हैं उतना हम कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर कस्टमर जो है वो ज़्यादा फोकस्ड है क्वालिटी के ऊपर, तो उस केस में फिर अगर वो थोड़ा सा प्राइस बढ़ा हुआ भी और उसको बेटर क्वालिटी मिल रही होगी तो वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे जाएगा जिसकी क्वालिटी बेटर होगी। भले ही वो उस जो प्रोडक्ट है जो बेटर क्वालिटी वाला है वो थोड़ा महंगा हो, बट इफ कस्टमर वांट्स अ प्रीमियम क्वालिटी, तो ही विल बी रेडी टू पे द एक्स्ट्रा चार्जेस फॉर दैट, राइट? तो इसमें यही इन्होंने एस्पेक्ट दिया है कि अगर जो है कंपनी ने जैसे प्रोडक्ट क्वालिटी अचीव कर ली, तो अगर कस्टमर जो है वो क्वालिटी ओरिएंटेड ज़्यादा है तो वो प्रीमियम प्राइसेस देने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरे फैक्टर्स को वो कस्टमर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, तो फिर क्या होगा? तो फिर जो है वो प्राइस इंक्रीज की अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, क्योंकि वहां पर फिर हम उतना क्वालिटी ओरिएंटेड होकर काम नहीं कर पाएंगे। तो ये थोड़ा सा जनरल पॉइंट था। व्हेन अ कंपनी अचीव्स अ हायर लेवल ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी along with the ability to deliver products on the dates required, customer may be willing to pay a premium। मतलब जिस डेट पे उसको चाहिए उस डेट पे आपने दे दिया, या फिर जिस क्वालिटी का चाहिए उस क्वालिटी का दे दिया। ठीक है? लेकिन इन्होंने ये बोला दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू इन इंडस्ट्रीज वेयर क्वालिटी और डिलीवरी रिलायबिलिटी इज लो। तो ये उन जगह तो ठीक है जहाँ पर जो है क्वालिटी या डिलीवरी रिलायबिलिटी लो है, लेकिन अगर कस्टमर जो है वो हाईली सेंसिटिव है तो फिर जो है आपको जो है प्राइस इंक्रीज करना पड़ेगा। इनका सिंपली मतलब ये है कि अगर क्वालिटी और उनको टाइम से इतना ज़्यादा कोई लगाव नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तो फिर आपको प्राइस इंक्रीज नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर वो क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, वो इस बात पे ज़्यादा फोकस करते हैं उनको टाइमली मिले हर चीज़, ठीक है? तो उस केस में फिर वो प्रीमियम चार्जेस देने के लिए तैयार हो जाएंगे। ऑल्टरनेटिवली अगर वो कोई और फैक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और इफ कस्टमर प्लेस अ हायर डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस ऑन अदर फैक्टर्स, देन देयर विल बी नो अपॉर्चुनिटी फॉर अ प्राइस इंक्रीज। तो फिर जो सेलर है उसके पास में कोई भी ये ऑप्शन नहीं रहेगा कि वो प्राइस को बढ़ा पाए, क्योंकि ज़रा सा भी उसने प्राइस बढ़ाया तो उसका कस्टमर जो है वहाँ से चला जाएगा, बिकॉज वो ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव है, वो ज़्यादा प्राइस को कंसीडर कर रहा है। ठीक है? तो ये जो है ये आपके 3 इम्पैक्ट्स हैं जेआईटी के। ये ऑल्दो अभी तक के डिस्कशन में ऑलरेडी कवर्ड थे, बट इन्होंने अलग से इसको दे दिया है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बैक फ्लशिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, बैक फ्लश अकाउंटिंग एंड इसकी जो प्रॉब्लम्स है, एंड वी विल आल्सो रीड दिस प्रैक्टिकल इनसाइड। एंड इसके बाद में ये इलास्ट्रेशन नंबर 1 जो है ये आपको मैं लिंक दे दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां से जाके कर सकते हो। एंड इफ टाइम विल परमिट वी विल आल्सो स्टार्ट विद द केस इन कॉस्टिंग इन द नेक्स्ट पार्ट ओनली। अदरवाइज जो उसका सब्सिक्वेंट पार्ट होगा उसमें केस इन कॉस्टिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है? सो आई होप दीज वीडियोज विल हेल्प यू। एंड जैसा मैंने तीन वीडियोज के बाद में मैंने एक रिविजन वीडियो 1 बना दिया है, तो आई ट्राई कि अभी फिर से जब 2-3 वीडियोस हो जाए उसके बाद में अनदर एक रिवीजन वीडियो शूट कर दूँ, सो दैट जल्दी जल्दी जो है वो आप रिवीजन कर सकते हो एक बार डिटेल में देख के सिर्फ वही वीडियोस से। ठीक है? तो इससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगा। सो होप दिस हेल्प्स, एंड इफ इट इज़ रियली हेल्पिंग देन डू शेयर देम। एंड ऑल्सो एक्सक्यूज मी अगर मैं कहीं पे भी लैग कर रही हूँ, बिकॉज आई माई सेल्फ एम अ स्टूडेंट, आप लोग के साथ ही मैं पढ़ रही हूँ उसको। सो आई नीड योर सजेशंस, ओके, जिससे मैं खुद को बेटर कर पाऊँ। एंड ऐसा नहीं है कि मैं अब पढ़ा रही हूँ, मैं खुद बोल रही हूँ दैट आई एम रीडिंग।
तो ये थोड़ा सा स्टूडेंट ओरिएंटेड रहेगा, तो आप लोग जो है मेरे साथ डिस्कशंस में भी इन्वॉल्व हो सकते हो एंड करेक्ट मी जहाँ पे भी मैं कुछ गलत बता रही हूँ। ऑल्दो आई नो कि मैं गलत नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैं एक बार खुद पूरा पढ़ के पूरा समझ के देन ओनली आई एम रिकॉर्डिंग दीज वीडियोज, बट स्टिल इफ यू फील कि मैंने कुछ गलत बता दिया देन डू करेक्ट मी। ओके, सो आई होप दैट दीज वीडियोज हेल्प यू एंड डू शेयर अगर सच में हेल्प कर रहा है। सो आई एम एंडिंग द वीडियो here and meet you in the next part.